Hello, good morning students. Today we are going to start a new chapter that is surface chemistry and catalysis. I hope आपने पिछला चैप्टर पढ़ लिया होगा. ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालाइसिस. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहली डेफिनेशन आती है एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस on the surface of solid is called adsorption, and the solid on which adsorption take place is called adsorbent, and the substance which is adsorbed it is called adsorbate. Reverse of adsorption is desorption. तो देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें तीन डेफिनेशन बताएगी, एक एडजॉर्प्शन की, एक एडजॉर्बेंट की और एक एडजॉर्बेट की. एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन डिपॉजिट हो जाती है. ठीक है, फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की हायर कंसंट्रेशन अकमुलेट हो जाती है किसके ऊपर? सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर. तो दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक सॉलिड सरफेस है और एक वो चीज़ जो जिसकी हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है. तो बेटा जो चीज़ तो एड्जॉर्ब हो रही है उसे कहते हैं एड्जॉर्बेट, मतलब जिसकी हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्बेट. और जिस चीज़ पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, जैसे सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, तो वो क्या होगा? एड्जॉर्बेंट. ठीक है, तो तीन डेफिनेशन यहाँ पे आपके पास आई, एक एड्जॉर्बेट की. एड्जॉर्बेट क्या होता है? जो एड्जॉर्ब हो रहा है. एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है. और एड्जॉर्प्शन द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन. अब अगर एड्जॉर्प्शन का उल्टा हो जाए कि जो चीज़ हमने एड्जॉर्ब करवाई है उसको रिमूवल करा दिया जाए, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सर्फेस के ऊपर से एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को रिमूव करवा लिया जाए, देन इट इज़ नॉन एज डीजॉर्प्शन. इसको क्या कहते हैं बेटा? डीजॉर्प्शन. ओके, नाउ दो टर्म्स आपने सुनी होंगी बेटा, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस है. सरफेस केमिस्ट्री में हम किससे डील करते हैं? एडजॉर्प्शन से. एडजॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस फिनोमिना. सरफेस फिनोमिना मीन्स जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस पे रहेगी, उसके नीचे डीप इनसाइड नहीं जाएगी. ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में बल्क फिनोमिना होता है कि जो चीज़ एब्जॉर्ब होती है वो अंदर तक चली जाती है, मतलब कि डीप इनसाइड जाएगी. इट इज़ अ बल्क फिनोमिना. Second point, as a result of adsorption, concentration of adsorbent is different in different part of solid. अब क्योंकि बेटा सरफेस के ऊपर पे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है, नीचे जाओगे तो कम कंसंट्रेशन है, तो जो कंसंट्रेशन होगी एड्जॉर्बेंट की वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग होगी. मतलब सरफेस के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, फिर नीचे जाओगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी. लेकिन क्योंकि एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है, इसमें कंसंट्रेशन जो है पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेगी. ओके, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ हाई इन द बिगनिंग. बेटा सरफेस के ऊपर पहले जब एड्जॉर्ब होनी चीज़ शुरू होगी तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होगा, लेकिन एक बार जब यूनिफॉर्म लेयर बिछ जाएगी सरफेस के ऊपर तो धीरे धीरे जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो घटनी शुरू कर जाएगी, क्योंकि जो है एक लेयर बिछ चुकी होगी. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिलिका जेल के ऊपर जब मॉइस्चर एड्जॉर्ब होता है. आपने कोई जेल देखी होगी, जैसे आपने बालों में भी जेल लगाई है तो उसके ऊपर कई बार मॉइस्चर आ जाता है. ठीक है, मॉइस्चर आपने देखा होगा कि वाटर के ड्रॉपलेट्स पड़े होते हैं, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि वो जो मॉइस्चर है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है. ओके, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि बेटा ये बल्क फिनोमिना है, आपने चॉक को पानी में डुबाया होगा तो जैसे वो पानी में डूबता है तो पूरा का पूरा गीला हो जाता है. तो इसमें बेटा जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो सेम रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस. ठीक है, पूरे प्रोसेस में सेम ही रहेगी, क्योंकि वो एकदम से बल्क फिनोमिना है, एकदम से डीप इनसाइड चला जाता है, सरफेस पे नहीं रहता. एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. ये आप चॉक का ही एग्जाम्पल ले सकते हो कि चॉक को पानी में डुबोने से पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब वो कर लेता है. ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री है. सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में वी विल डिस्कस एडजॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की बात नहीं करेंगे, एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, क्योंकि एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डिफरेंस आता है बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. तो बेटा दो तरह की एड्जॉर्प्शन होती है, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है, एक केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है. फिजिकल एड्जॉर्प्शन नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेट होता है जिसने एड्जॉर्ब होना है, एड्जॉर्बेंट होता है जिसके ऊपर एड्जॉर्ब करवा रहे हो. तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है,
केमिकल एड्जॉर्प्शन क्योंकि नाम से क्लियर है, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, तो केमिकल बॉन्ड में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केमिकल इन नेचर होगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। सॉरी। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, अब क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बेटा कम एनर्जी चाहिए एड्जॉर्ब करवाने के लिए, 20 से 40 किलो जाउल हीट ही प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल जल्दी से एड्जॉर्ब हो जाता है सरफेस के ऊपर, तो बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लेकिन इस केस में क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जाम्पल 80 से 400 किलो जाउल पर मोल हीट जो है प्रोड्यूस होती है। ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, बस इसको एक सॉलिड सरफेस चाहिए, वो उस पर जो है इकट्ठा हो जाता है और अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करके एड्जॉर्प्शन करवा देता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। बेटा केमिकल रिएक्शन होगा तभी केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी, केमिकल बॉन्ड बनाएगा तभी केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी, और हर किसी के साथ जो है केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज़ टेम्पररी, बेटा ये टेम्पररी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि बहुत वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ी सी हीट करने पे ही जो एड्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इट इज़ परमानेंट इन नेचर, एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया बेटा फिर उसको जो है तोड़ के आप दोबारा से पीछे नहीं जा सकते, तो इट इज़ परमानेंट इन नेचर। इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन गया तो फिर प्रोडक्ट से अगेन क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। अगर आपने पहले एड्जॉर्प्शन करवाई है उसके बाद उसको हीट करोगे तो जो एड्जॉर्बेट है वो रिमूवल कर देगा, रिमूवल हो जाएगा उसका एड्जॉर्बेंट से, और वो रिवर्स में चला जाएगा अगेन रिएक्टेंट की तरफ। इट इज़ इरिवर्सिबल, इसमें एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद बेटा दोबारा से जो है रिएक्शन पीछे नहीं जा सकता। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है बेटा, अब इसमें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए, तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाओगे तो जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल होंगे वो जो है इवेपोरेट होने शुरू हो जाएंगे और डीजॉर्प्शन हो जाएगी, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीजॉर्प्शन हो जाएगी, सो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्योंकि इसको करवाने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए होती है, तो पहले तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो ये इंक्रीज़ करेगा, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे ये पहले रिएक्शन कराओगे इंक्रीज़ करेगा, पर उसके बाद जब ये एक बार एड्जॉर्प्शन हो गई फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो है एड्जॉर्बेड मॉलिक्यूल रिमूव होने शुरू हो जाएंगे, एंड देन इट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। इसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, रिएक्शन करवाने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें बेटा एक से ज़्यादा लेयर बन जाती हैं, पहले एक सिंगल लेयर बनती है, फिर उसके बाद आप एक और लेयर बना देते हो, फिर दूसरी तीसरी, इसमें मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन क्योंकि केमिकल बॉन्ड के बनने के थ्रू होती है तो इसमें सिर्फ एक मोनोमॉलिकुलर लेयर बनती है। तो इस तरह से आपको फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्लैरिटी हुई होगी, आई होप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इस पर ज़रूर बनता ही बनता है, ठीक है। अब कई बार पूछ लेते हैं कि जो हीट एनर्जी की बात हम एड्जॉर्प्शन में कर रहे हैं एक्चुअल वो प्रोसेस होती कैसे है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन और फ्री एनर्जी चेंज की एड्जॉर्प्शन का फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा एच से क्या लेना देना है, ठीक है। तो बेटा आपने थर्मोडायनेमिक्स +1 में पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि दो टर्म्स होती हैं कि जो प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, मतलब हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन एड्जॉर्प्शन के केस में अब क्योंकि जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मतलब उनकी जो मूवमेंट है वो डिक्रीज़ होती है। तो अगर उनकी मूवमेंट जो है डिक्रीज़ हुई है तो उनकी एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या होती है, फ्रीडम, रैंडमनेस। लेकिन जब मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होते हैं, फ्रीली जो मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो जब आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, रैंडमनेस कम हो जाती है। तो अगर रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी घट गई, एंट्रोपी घट गई तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि जो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो अगर मुझे मेरा डेल्टा एच भी नेगेटिव है, मेरा डेल्टा एस भी नेगेटिव है, एड्जॉर्प्शन के लिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और मेरा डेल्टा जी का आंसर नेगेटिव आना चाहिए तभी एड्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो बेटा इसका आंसर नेगेटिव तभी आएगा अगर जो है मेरा जो
डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा एस से, क्योंकि यहाँ पे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर मेरा जो डेल्टा एच है उसकी नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि ये वाला डेल्टा एस का नेगेटिव और डेल्टा टी का नेगेटिव, ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर इसकी डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर इसमें से जो मैं माइनस करके जो अगर मेरा आंसर है वो क्या आएगा, नेगेटिव। दैट इज़ वाई आपका डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। कहता है अबव प्रोसेस एड्जॉर्प्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो डेल्टा जी तभी नेगेटिव होगा, ठीक है, जब आपकी डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एस से ज़्यादा होगी। जब आपका डेल्टा एच ज़्यादा होगा टी डेल्टा एस से, तभी आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है और आपकी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगी। अदरवाइज आपका डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और आपकी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को बेटा इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, कौन सी गैस जल्दी एड्जॉर्ब होगी, कौन सी गैस बाद में एड्जॉर्ब होगी, इसका कैसे पता चलता है? तो बेटा द गैसेज विच गेट लिक्विफाइड मोर ईजिली और द गैसेज विच हैज़ हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। कहता है जो गैसेस जल्दी लिक्विड बन जाती हैं, जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, या जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर अब गैस को लिक्विड नहीं बनाया जा सकता, चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दूँ। बेटा देखो, गैस को लिक्विड हम कैसे कैसे बनाते हैं, जब हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, देखो गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, जब मैं इसमें प्रेशर अप्लाई करूँगी तो इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। मतलब पहले ये गैसियस स्टेट में थे, फिर ये लिक्विड वाली फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे आप जितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो अब गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, तो दैट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो कहता है नेचर ऑफ गैस कैसा होना चाहिए, या तो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाए या उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, वो गैस जल्दी एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और ऑर्डर भी दे रखा है, तो ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। दैट इज़ SO2 NH3 HCl। ठीक है, SO2 NH3 HCl, फिर Cl2 CH4 CO N2 एंड H2। ये तो बेटा किसी तरह से भी आप अपना कोई भी राइम बना लें, किसी तरह से भी इसको याद कर लें। ठीक है, SO2, आई रिपीट SO2 NH3, ठीक है, HCl Cl2 CH4, ठीक है, फिर CON2 एंड H2 CON2 एंड H2 CON2 एंड H2। ठीक है, तो दिस इज़ द नेचर ऑफ गैस। उसके बाद है नेचर ऑफ सॉलिड कैसा होना चाहिए। बेटा जिस सॉलिड पे गैस ने एड्जॉर्ब करना है उस सॉलिड में अगर छेद ज़्यादा होंगे, पोरस जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी जो है गैस उन छेदों में आके जो है एड्जॉर्ब हो जाएगी, उन पोर्स में आके एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो मोर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा या सरफेस पे पोर ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी जो है गैस एड्जॉर्ब होगी। तो नेचर ऑफ सॉलिड ऐसा होना चाहिए। अगला है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। कहता अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें x/m, x/m इज़ रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर। कहता है अगर हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर पे ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। ठीक है, इस तरह से आता है। लो प्रेशर पे, दिस इज़ लो प्रेशर पे जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। देखो P की पावर 1। लो प्रेशर पे जो x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाई प्रेशर पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। देखो यहाँ पे P की पावर 0 है, तो लो पे जो है 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, हाई पे जो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। तो इंटरमीडिएट में जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है 0 और 1 के बीच में होगी। तो यही लिखा है, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर वी फाइंड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर and low pressure rate of adsorption is directly proportional to pressure and at high pressure rate of adsorption is independent of pressure। लेकिन इंटरमीडिएट रेंज में जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अगर मैं होल रेंज इसमें से निकालूं तो आप कह सकते हो कि x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ठीक है, लो हाई ना देखूं, एक होल रेंज निकालूं तो 1/n ले सकते हैं, जहाँ पे जो n होता है वो इन्फिनिटी से 1 तक होता है। जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी से
1 तक होती है, क्योंकि अगर मैं 1/इन्फिनिटी लूँगी तो वो 0 आएगा, तो फिर 0 से लेके 1 तक होती है, तो इन्फिनिटी से 1 तक होती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया था ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेंडुलिच। सो द ग्राफ ऑब्टेन इज कॉल्ड द फ्रेंडुलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि उसने ये ग्राफ बनाया था। इन जनरल अगर आप बेटा आपने देखा कि x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सॉरी x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की 1/n, x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की 1/m। अब अगर मैं इस पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ तो ये आ जाएगा x/m इज़ इक्वल टू के पी की 1/n। ठीक है जी, अब मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, log x/m इज़ इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, x/m आपको पता है p की 1/n के बराबर आया है। x/m प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k p की 1/n आ जाएगा। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो ये आ जाएगा log x/m इज़ इक्वल टू log k 1/n log p। ठीक है, अब अगर मैं इसको y एक्सिस पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, और log p को जो है मैं x एक्सिस पे ड्रॉ करूँ, तो ये y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं log x/m को x एक्सिस पे ले लूँ, log p को y एक्सिस पे ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ log x/m इज़ इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो log p को मैंने x एक्सिस पे ले लिया, log x/m को मैंने y एक्सिस पे ले लिया, तो आपका c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, तो log k आ जाएगा आपका इंटरसेप्ट विच इज़ दिस। ठीक है, और जो m होता है x के साथ जो टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड m, जो x के साथ टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड m क्या है आपका 1/n, तो 1/n क्या आ जाएगी आपकी स्लोप आ जाएगी, तो 1/n क्या आ जाएगी आपकी स्लोप आ जाएगी। तो बेटा आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फ्रेंडुलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आपने उसमें इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर समझाना है कि जब फ्रेंडुलिच ने रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो लो टेम्परेचर पे तो लो प्रेशर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आया, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आया, तो उसने एक इंटरमीडिएट रेंज निकाल ली कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, या उसने कह दिया कि x/m जो है वो p की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n की वैल्यू जो है इन्फिनिटी से लेके 1 तक हो सकती है। फिर उसने इनको जो दोनों को सॉल्व किया बाय टेकिंग लॉग, जब उसने लॉग लिया तो log x/m और log p के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया तो वो स्ट्रेट लाइन आया जिसमें स्लोप आई 1/n और इंटरसेप्ट आया log k। ठीक है, दिस इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कल हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर और अनदर फैक्टर्स पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पता लग गया हो। थैंक